नमस्कार साथियों। आज हमारे मंच पे स्वागत करेंगे हम डॉक्टर प्रियंका चाहर का। डॉक्टर प्रियंका चाहर महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रही हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और मुखर हैं बोलने में। तो आज इनके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहले तो क्योंकि आप एक महिला हैं, हम महिला को कमतर नहीं आँक रहे, लेकिन एक महिला होने के कारण क्या है कि ज़िम्मेदारियाँ दो तरफ़ा हो जाती हैं। जब आप राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं और पारिवारिक भी आपको ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी है। तो आप दोनों ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रही हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? परिवार का कितना सपोर्ट रहता है आपको? मैंने तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद मुझे दोनों चीज़ों को लेकर चलना वाक़ई में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल हमारे लिए होता है वो क्या है हमारा फैमिली। और मैं इसके लिए परमात्मा की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा मायका भी मिला और मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। जिसमें मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज मैं हूँ क्योंकि राजनीति में आना मेरा फ़ैसला नहीं था। मेरे ससुर जी का फ़ैसला था कि मैं राजनीति में आऊँ। तो उन दोनों को बैलेंस करके जब तक आपके परिवार का साथ नहीं होगा और सबसे बड़ी बात जब आपका परिवार आप पर विश्वास करके आपको पॉलिटिक्स के अंदर लेके आ रहा है, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाना एक महिला का कर्तव्य है और दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर परिवार पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी आती है। प्रियंका जी, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जैसा कि हमने अपने स्टडी के अंदर देखा। हुँ। तो जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन आपने कभी टिकट की दौड़ में ना किसी भी तरह का कहीं आपका नाम हमने नहीं सुना, कभी वो टिकट की दावेदारी आपने पेश करी या हुँ। इस हिसाब से। तो ये मतलब क्या है कारण? सोशल मीडिया पे तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन टिकट की दावेदारी में कहीं भी आपका नाम नहीं आता। तो ये आपके भविष्य की कोई योजनाएँ हैं या कभी या क्या है? हमें थोड़ा इस बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं 2 लाइनों के माध्यम से अगर आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि सब्र की सवारी रख और जीत की तैयारी रख। मंजिलें तुझे खुद ब खुद ढूँढ लेंगी, बस तू अपना सफ़र जारी रख। क्या बात है और मैडम! यही मेरी ज़िंदगी का मोटिव है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाएँ। जो आपके भाग्य में लिखा होगा और जिस लेवल की आप मेहनत करते हो, वो आपको अपने आप खुद ब खुद मिलेगा। और रही बात टिकट की, तो मैं मानती हूँ कि जनता की टिकट हमेशा मेरे साथ है। और राजनीति में एक मैं तो ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ये कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं मिलते। पर मैं बहुत एहसानमंद हूँ उस परमात्मा का कि उसने मुझे राजनीति के हर लेवल पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मेरे आजू-बाजू, इर्द-गिर्द जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग भी किया है और मुझे मोटिवेट किया है क्योंकि मेरा एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे ये था कि मैं राजनीति को मैंने छोड़ दिया। तब मुझे किसी ने घर पे आके कहा कि आप राजनीति को नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। तो वही है, उसी को लेकर चल रहे हैं कि जब वक़्त आएगा तो प्रियंका जी, फैसला होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में जैसे बीजेपी जीती, हुँ। लेकिन अगर हम अपने इलाके की बात करें, हमारे इलाके के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा सीट्स मिली थी। हुँ। तो अपना क्योंकि खेती बहुल, किसान बहुल इलाका है, जी। तो आपको क्या लगता है अभी किसान जो है बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के साथ है? क्योंकि अब आने वाले समय में भी चुनाव देखने को मिलेंगे हमें पंचायत समिति के और जी। तो आपको क्या लगता है, ये जो किसान बेल्ट या किसान जो है, तो ये कहाँ किस तरफ करवट बैठेगा ऊँट? देखिए, किसान निश्चित तौर पे बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन हुआ था 3 काले कानूनों के विरोध में, जो आज भी पंजाब में तो कंटिन्यू है। तो उसमें क्या था कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र ने, अगर हम राजस्थान की बात करें, तो इन्होंने भरपूर तरीके से उनका साथ दिया था। हमारे यहाँ पे धरने भी लगे हैं, टोल नाके भी बंद किए गए थे और दिल्ली जो बॉर्डर एरिया थे, वहाँ पर भी किसान बहुत मात्रा में गए थे और उसी का परिणाम था कि हनुमानगढ़ के अंदर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप भी काफ़ी दिखाई दी थी किसान आंदोलन के हाँ, समय में। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, किसान की बेटी हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं किसान का साथ दूँगी क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जैसे मैं मानती हूँ कि जो हमारे देश हित, समाज हित के जो हमारे मुद्दे होते हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान जहाँ खेतों में होना चाहिए, जहाँ वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट पालता है, उसको आज अगर आप सड़कों पर ला कर के बिठा देंगे, तो क्या हमारे देश की जीडीपी को नुकसान नहीं होगा? क्या हमारे देश का अन्न भंडारण कम नहीं होगा? तो बिल जिस तरह की नीतियाँ या जिस तरह की पॉलिसी 2014 से लगातार भाजपा की सरकार द्वारा चलाई जा रही है, हम उनका विरोध करते आए हैं और जब-जब भी ज़रूरत होगी या जब-जब भी हमारे राष्ट्रहित पे, हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे समाज हित पे बात आएगी, हम उसका डटकर विरोध करेंगे। और निश्चित तौर पे हमारा जो किसान है, वो पहले भी आपने देखा है कि
कांग्रेस के साथ है और आने वाले पंचायत चुनावों में या नगर पालिका चुनाव में भी आप देखेंगे कि किसान कांग्रेस के ही साथ हैं। प्रियंका जी, भजनलाल सरकार को लगभग 1.5 साल हो गया जी। सरकार को, तो अब आप इनके कार्यकाल को, इन 1.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, इन 1.5 सालों में सबसे बड़ी बात तो जो इन्होंने वादे किए थे, उनमें से एक भी अभी तक इन्होंने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। दूसरा, जो पूर्व सरकार की या कांग्रेस सरकार की जो समाज हित या गरीब वर्ग के लिए जो योजनाएं थी, उन्हें उन्होंने बंद करने का काम किया है। सबसे बड़ी अगर हम आज स्वास्थ्य की समस्या को देखते हैं तो चिरंजीवी जो योजना थी, सबसे पहले गवर्नमेंट बनती उन्होंने बंद किया। तो आज बहुत सारे जब हम गरीब परिवारों के पास जाते हैं तो वो हमें यही रोते हुए मिलते हैं कि हम अपना इलाज कैसे कराएं। और सरकार ने टैक्स पे टैक्स लगाकर जिस प्रकार दवाइयां महंगी कर दी है, अनाज महंगा किया है, बच्चों की एजुकेशन को महंगा किया है, तो कहीं भी कोई ऐसा काम अभी तक तो देखो 1.5 साल में भजनलाल सरकार का निकल के नहीं आया जिसके मुद्दे पर हम बात कर सकें या जिस कार्य पे हम बात कर सकें। तो 100% अभी तक तो 1.5 साल में इनका फेलियर रहा है। ये पेपर लीक प्रकरण पे इन्होंने सत्ता में आने से पहले ये बड़ा चिल्लाते थे, लेकिन इनके आने के बाद में क्या हुआ? क्यों नहीं ये जांच करवा पा रहे? आज भी सिर्फ इनको ये है कि पिछली सरकार ने क्या किया, लेकिन आप हमें बताइए ना, आपने 1.5 साल में क्या किया? इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास में जुमले हैं। चलिए प्रियंका जी, जैसे अपन बात करते हैं कि अपन राजस्थान की बात करें तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार रहती है। तो मतलब दोबारा रिपीट होना ही अपने आप में बड़ा वो रहता है कि सरकार को रिपीट कराना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी एक, दो नहीं, बल्कि ये तीसरा टेन्योर उनका शुरू हो चुका है। तो आप इसे कैसे देखती हैं कि भई मतलब सरकार को, और वो भी सेंटर के अंदर, तीसरा टेन्योर लगातार? बिल्कुल, देखिए निश्चित है कि तीसरी बार बने हैं, तो प्रधानमंत्री तो निश्चित तौर पे बने हैं। लेकिन जिस प्रकार बने हैं, वो थोड़ा-सा, अब जब हम इस तरह की हम बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले बात करें, चाहे वो आम नागरिक बात करता है कि भई सत्ता में कैसे आए हैं? ईवीएम पे अगर जब भी हम सवाल उठाते हैं, तो बीजेपी वाले बड़े चिल्लाते हैं कि आप आपको ईवीएम से क्यों है? तो मेरा ये मानना है कि जब किसी का किसी एक पर्टिकुलर बात का लगातार विरोध हो रहा हो, बार-बार, तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप कहते हो कि हम ईवीएम के माध्यम से नहीं, वोट के माध्यम से सरकार बना रहे हैं, तो क्यों ना सिर्फ एक राज्य में आप मतपत्र के माध्यम से चुनाव करवा कर देख नहीं लीजिए। प्रियंका जी, अगर उसकी बात करें हम ईवीएम की, तो हुँ, देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार 2014 के बाद से कोई चुनाव हारी नहीं है। हुँ। तो अगर ईवीएम की अगर हम बात करें उनके हाथ में है, तो वो तो हर चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, हाँ, आप भी इसी देश में रहते हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं। हर बात हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इतना निश्चित तौर पे है जो प्रबुद्ध जीवी है समाज के, उनको सबको पता है और बार-बार जो बातें कही जा रही है, कहीं न कहीं तो उसमें भी सत्य होगा। हर बात अगर इनकी झूठी नहीं, तो हर बात विपक्ष की भी झूठी नहीं होती। और कहीं न कहीं आपको हार का आंकड़ा भी दिखाना पड़ता है ताकि आप बड़ी सीट जीत सकें। छोटी हार से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा मार्जिन जहाँ आता है, जहाँ बड़ी जीत आपको चाहिए, ये वो ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात कह दी है आपने, जी। छोटे शब्दों में। मोदी जी की बात कर रहे हैं प्रियंका जी, तो अपन पहलगाँव अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। आपका पर्सनल मतलब क्या व्यू है पहलगाँव अटैक पे और ऑपरेशन सिंदूर पे? देखिए, पहले भी हमारे देश में आतंकवादी हमले हुए हैं। चाहे जिस मर्ज़ी पार्टी की सरकार रही हो, आतंकवादी हमले पहले भी होते हैं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन इनमें जो एक बड़ा अंतर हमने देखा आतंकवादी हमले में, कि पहले आतंकवादी आते थे, अपना कार्य करते थे, लोगों की हत्या करना या जो भी उनका तरीका रहा हो, और वो चले जाते थे या वो मारे जाते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ? बड़ी शिद्दत से, बहुत आराम से आतंकवादी आ रहे हैं, आपको आपका धर्म पूछ रहे हैं, कलमे पढ़वा रहे हैं। यानी कि ये निश्चित था उनको कि जो ये वक़्त हमारे पास है, इस वक़्त के अंदर कोई हमें आने वाला नहीं। और वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर सीआरपीएफ का बेस कैंप भी था, और कोई नहीं आता 1 घंटे तक। वहाँ पे पूरी तबाही मचाई जाती है, इतने लोगों को मारा जाता है, उनको नग्न कर के और उनसे कलमे पढ़वाए जाते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं विरोधाभास तो देखो इन चीज़ों में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों वो आतंकवादी इतने बेफ़िक्र थे कि हमारे पास पूरा टाइम है और उसके बाद में वो भाग जाते हैं और आज तक पकड़े नहीं गए। ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। नहीं, पर उसका तो हमने बदला लिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर से, हमारी बिल्कुल, सरकार हमने ने। ऑपरेशन सिंदूर से हमारी सेना ने जाबाज़ जो कार्रवाई की है उनके 9 ठिकानों पर, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर इस देश के किसी भी बच्चे को या बड़े को, किसी भी व्यक्ति को कोई शक नहीं है। हमारी सेना का मुकाबला शायद ही विश्व की कोई सेना कर सकती है। लेकिन हमें जो शक है, देखिए हमारे खुद
भारतीय सरकार के जो विदेश मंत्री है वो स्वयं ये कहते हैं कि हमने पहले फोन करके उनको बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश का विदेश मंत्री ये बात बोल रहा है। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। और अगर आपने पहले बता दिया, जाहिर सी बात है कि कोई चोर अगर मुझे पहले फोन करके कहेगा कि मैं तेरे घर चोरी करने आ रहा हूँ, तो मैं अपना सामान सुरक्षित करूंगी ना। तो हम कैसे मान ले कि उन आतंकवादी ठिकानों में कोई आतंकवादी मारा गया था? पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमारे सीडीएस है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे फाइटर जेट मारे गए, जबकि सरकार इस बात से लगातार इनकार करती आ रही है। सरकार ने अभी तक हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई बात नहीं बताई। तो सीडीएस जनरल का ये कहना कि बिल्कुल हमारे फाइटर जेट मारे गए, पर संख्या मायने नहीं रखती, उनमें जो तकनीकी खामियां थी और क्यों गिराए गए वो मायने रखता है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने 2 दिन तक अपने फाइटर नहीं उड़ाए, उसके बाद में हमने फिर दोबारा हमारे फाइटर उड़े और हमने कार्रवाई की। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि उन 2 दिनों के बीच में क्या हुआ? ऐसा कौन सी तकनीकी खामियां थी या कौन सा हमारा फाइटर जेट मार गिराया गया, कितनी संख्या में मार गिराया गया, ये हमें भारत सरकार क्यों नहीं बता रही? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। देखो मैं एक चीज़ और इसी से रिलेटेड कि ये सीज़ फायर का ऐलान होता है, सीज़ फायर का ऐलान अ, अमेरिका से होता है, फिर 2 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इसको डिनाई कर देते हैं कि मेरा इसमें कोई वो नहीं था। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे जो शिमला समझौता हुआ था, उसमें यही था कि हम भारत और पाकिस्तान के मध्य किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया और अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा करते हैं, तो ये देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारी सरकार का फेलियर है कि हम किसी तीसरे देश की धमकी में, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी बोला कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर भारत को सीज फायर करवाया। तो इस बात का जवाब पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री से, भाजपा की सरकार से मांगता है, और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम अमेरिका के आगे झुक गए, और वो अमेरिका जिसने अभी कुछ दिन पहले अपने देश से हमारे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ कर भेजा था, ना हम उस वक्त बोल पाए और ना हम आज बोल पाए। और फिर भी भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता इसको भुनाने के लिए, जो कि शौर्य और पराक्रम हमारी सेना का था, उसको भुनाने के लिए फोटोशूट के माध्यम से, जुमलों के माध्यम से क्रेडिट खुद लेने का प्रयास कर रही है। चाहे वो उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता हो, चाहे उनकी रगों में व्यापार दौड़ता हो, लेकिन इस तरह की भाषा को अब हमारे देश का युवा और हमारे देश का मतदाता सहन करने वाला नहीं है। तो प्रियंका जी आप कांग्रेस से जुड़े हैं, तो एक सवाल जो आपके बहुत बड़े लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में सोशल मीडिया पे उनके बारे में बहुत हँसी मज़ाक करा जाता है, उनको पप्पू तक कहा जाता है, लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कुछ बातें जो उन्होंने बोली, वो बाद में जाके सच साबित हुई। तो इस उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से 2014 में तथाकथित भाजपाइयों का देश आज़ाद हुआ है, तब से इन्होंने हमारे देश की न केवल राजनीति को भ्रष्ट किया है, बल्कि जिस प्रकार की बातों का, जिन शब्दों का, जिस प्रकार हमारे पूर्व में चाहे वो हमारे अ, आंदोलनकारी हो, किसानों के लिए भी बहुत भला-बुरा कहा, महिलाओं का निरंतर अपमान होता जा रहा है, और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इवन यहाँ तक कि इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत, तो इनकी ये एक राजनीति है। इनका एक चाल, चरित्र और चेहरा जो है वो इतना भ्रष्ट और अमर्यादित है कि ये किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। जो प्रधानमंत्री 85 साल की उम्र में अपनी माँ को लाइन के अंदर लगा सकता है, जो बेटा, हम प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे कि जो बेटा, आप सोचिए कि उनके संस्कार कैसे होंगे, उनका चरित्र कैसा होगा। तो राहुल गांधी जी के लिए अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार वो सरकार है, पहले जो राजनेता हुआ करते थे वो अपना कद बड़ा करते थे, लेकिन 2014 के बाद में जो सरकार बनी है, उनका अपना कोई कद नहीं है, इसीलिए वो दूसरे की लाइन को छोटा करने का प्रयास करते हैं, ना कि अपनी लाइन को बड़ा करते हैं। तो उनका यही है कि अ, किसी की बेइज्जती करना, किसी के बारे में गलत बोलना, ये इनका चरित्र है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी ने की जो शिक्षा है, उनके जो संस्कार है, उनके जो परिवार का शहादत का इतिहास रहा है, उसकी बराबरी बीजेपी कभी नहीं कर सकती। और एक इसमें सबसे बड़ी कमजोरी मैं भाजपा की मानती हूँ कि राजा की तुलना हमेशा राजा के साथ की जाती है, लेकिन बीजेपी तो स्वयं ही अपने आप को इतना कमजोर मानती है कि वो राजा की तुलना राजा के बेटे के साथ कर रही है। राजा के साथ करने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए वो राहुल गांधी जी से भाजपा डरती है, इसीलिए कभी उन अब देखिए,
राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था कि इधर से आलू डाली उधर से सोना निकलेगा, ये मोदी जी ने कहा था। लेकिन उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी। और इसी सिलसिले में अगर मैं आपको कहूं, जब आलू और सोने की बात आई है, तो अभी इन्हीं के यूपी के मंत्री हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमारी सरकार ऐसी मशीन बनाने जा रही है कि आप इधर से कचरा डालोगे उधर से सोना निकलेगा। क्योंकि भाजपा में इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि वो सोच रहे इसको सोना कैसे बनाए, वॉशिंग मशीन की धुलाई तो खत्म हो गई। तो अभी देखिए, इस तरह के वक्तव्य जो देते हैं वो भाजपा वाले देते हैं, कांग्रेस वाले नहीं देते। और रही बात राहुल जी की, तो उन्होंने कोविड आने से पहले संसद के अंदर कहा था, देश को आगाह करने की कोशिश की थी कि महामारी आ रही है, हमारी सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए। हमारी सरकार ने उस बात का भी मजाक उड़ाया, भाजपा वालों ने उसका भी मजाक उड़ाया कि इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो उनकी शिक्षा, उनकी समझ, उनके व्यक्तित्व की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ? कोरोना में हमारे देश के अंदर 20 लाख लोग मारे गए, और ये रिपोर्ट्स कहती हैं, जबकि हमारी सरकार ने आज तक ये बताने का कार्य नहीं किया कि कोरोना में हमारे देश को नुकसान कितना हुआ था। उसके बाद में जब उन्होंने मखाना का, यूपी के अंदर मखाना बोर्ड की मांग की, उनका मजाक बनाया गया, उनके बारे में बहुत सारे ट्वीट किए गए, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन आखिरकार झुक करके भाजपा सरकार को मखाना बोर्ड बनाना पड़ा। जातीय जनगणना की जब राहुल गांधी जी ने बात की, तब भी इन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत कुछ उल्टा-सीधा बोला था। सबके सामने है, कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार भाजपा को झुक करके जातीय जनगणना की सिफ़ारिश करनी पड़ी, उसकी अनुमति इनको प्रदान करनी। तो राहुल गांधी जी से देखिए डरते हैं, क्योंकि अब वो बिहार में गए, युवाओं से मिलने गए। एज़ ए ह्यूमन, एज़ ए इंडियन और एज़ ए पॉलिटिशियन और विपक्ष के नेता होने के नाते उनका अधिकार है कि वो पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं और किसी से भी मिल सकते हैं। रात को अचानक 2 बजे वो परमिशन उनसे मिलने के लिए कैंसल कर दी जाती। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं राहुल गांधी जी से, भाजपा डरती है, इसीलिए कभी उनकी सदस्यता भंग की जाती है, कभी उनको जाने से रोका जाता है, उन्होंने मणिपुर में भी नहीं जाने दिया, अयोध्या राम मंदिर तक में नहीं जाने दिया गया। तो ये जो इनकी पॉलिसी है ना, कि फूट डालो, राज करो और दूसरे को नीचा दिखा करके खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करो, पर ऐसा नहीं होता है। बड़ा बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। चलिए बहुत सारी बातें हुई आपके साथ और बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप जनता के नाम कोई संदेश दें और साथ ही जैसा आपके फ़ेसबुक पे हमने देखा है, आप कुछ आगाज़ और अंजाम आपका शेर के साथ होता है, तो एक शेर भी आपसे और सुनना चाहेंगे हम। जनता के नाम तो संदेश देखो, मैं यही देना चाहती हूँ कि मेरा मोटिव है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, कि मैं इसी हनुमानगढ़ ज़िले में पैदा हुई, इसी हनुमानगढ़ ज़िले में मैं बड़ी हुई और यहीं पे मेरी शादी भी हुई। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जन्मभूमि और हमारी कर्मभूमि के प्रति हमारे कुछ दायित्व होते हैं, कुछ हमारे फ़र्ज़ होते हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। तो आज जो अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले की बात करते हैं, तो हमारे हनुमानगढ़ में नशा, कैंसर और प्रदूषित जल, ये 3 सबसे बड़ी समस्याएँ हैं। तो मैं सभी से मेरा ये निवेदन है, हम भी इसके ऊपर अभी कार्रवाई करें, और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग आए हैं, चले गए। प्रदूषित जल को लेकर बहुतों ने राजनीति की है, पर मेरा ये मानना है कि ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये सभी हम लोग पानी पीते हैं, वही पानी सभी पीते हैं, हर एक का बच्चा भी पीता है। तो मेरा ये मानना है कि इस पे एक अच्छा संगठन बनाया जाए, एक एनजीओ बनाया जाए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जो अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर वाक़ई में हमारे समाज के लिए, हमारे ज़िले के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो हम सभी उनका स्वागत करेंगे। और ऐसी एक एनजीओ बनाया जाए, जो ना केवल प्रदूषित जल, हालाँकि प्रदूषित जल का मुद्दा बहुत बड़ा है। जब संत सिंचेवाल जी जैसे जो इतने सालों से लगे हुए हैं, उनको मतलब उनकी पार नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये केवल राजनैतिक मुद्दा नहीं है, ये प्रशासनिक मुद्दा भी है। जब प्रशासन की मिलीभगत होती है तो ऐसे काम होते हैं। तो इसको एक बहुत बड़े लेवल पे, कि हम अगर पंजाब का कुछ नहीं कर सकते, पंजाब की सरकार के लिए हम कुछ तो हम अपना राजस्थान में तो कर सकते हैं। वही जल हरियाणा में भी जाता है, वही जल राजस्थान में भी आता है। लेकिन हरियाणा में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग सकते? तो जब तक प्रदूषित जल का समस्या हल नहीं होगी, तब तक कैंसर से नहीं बच पाएँगे। और नशा, क्योंकि चाहे वो स्टेट का मुद्दा मान लो कि हमारे पड़ोसी राज्य लगते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, या जो भी हम मान लें, लेकिन आज हमारे युवाओं को हमें नशे से दूर करने के लिए अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, अकेला एमपी या कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए समुचित समाज को एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा। और अगर
हम सब एक हो जाएं तो कौन कहता है कि सरकारें झुकती नहीं, झुकाने वाला चाहिए। अगर हम सब सारी जनता अगर इन मुद्दों पे एकजुट होकर आवाज उठाए, बिना किसी निजी हित के, बिना किसी राजनीतिक हित के, तो हम अवश्य इसमें कामयाब होंगे। और तीसरा मेरा रहता है महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, कि कहने को महिलाएं राजनीति में आ गई, कहने को महिलाएं पढ़ रही है, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर है। हकीकत में आज भी महिलाओं, अब आप खुद देखिए, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, या कोई भी अन्य राजनीतिक दल है, कि कहाँ बड़े पदों पर आपको कितनी महिलाएं मिलती हैं। या हम अपने हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो कितनी महिलाएं हैं, नहीं है। तो वाकई में इनको जमीनी धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। और मेरा प्रयास यही है कि हम धीरे धीरे करके सबको एकजुट करने की कोशिश करें, क्योंकि राजनीतिक हितों से पहले समाज हित होता है और अपने कर्तव्य का पालन हम सभी को करना चाहिए। तो एक चीज़ रह गई है मैम अभी, जो आपका शेयर का, आप कुछ लिखती भी हैं खुद, तो आप अच्छा, अपना मैंने, हाँ, जो हमारे आज भारत के जो हालात हैं, जो कुछ राजनीतिक परिवेश बदला-बदला सा है, फिज़ाएँ बहुत बदली-बदली सी हैं, तो इसके बारे में मैंने 4 लाइनें मैंने खुद लिखी थी, कि सवाल भी पूछे जाएँगे और आवाज़ भी उठाई जाएगी। सवाल भी पूछे जाएँगे और आवाज़ भी उठाई जाएगी। तुम एक आवाज़ दबाओगे तो हम 100 नई आवाज़ें उठाएँगे। सो रहा है भारत, इसको फिर से जगाया जाएगा। गांधी, नेहरू, पटेल के भारत को फिर से बनाया जाएगा। क्या बात! तो बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी से बात करके। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।